आई एक राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास अधिकारों और भागीदारी के संदर्भ में 1.2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिष्ठापना। कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संघर्षरत हुआ, कैसे इसमें क्रमबद्ध रूप से विकास होते गया। हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से अपनी मांगों को रखा जाने लगा, एक सशक्त मंच मिल गया था। शुरू में तो यह एक मंच था, लेकिन कालांतर में यही राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता चला गया। आज़ादी की लड़ाई को इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकीकृत नेतृत्व प्रदान किया और पहले तो लगता है कि नरमपंथी के रूप में काम किया, फिर इसमें गर्मपंथी के रूप में भी लोग आए और एक सबसे बड़ी बात रही कि संविधान बाद के तहत इन लोगों ने अपनी मांगें निरंतर जारी रखी। शासन में, प्रशासन में, विधायी क्षेत्र में भारतीयों को भी उसमें जगह मिले, भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, इस बारे में आंदोलन होते चला गया, मांगें उठती चली गई। इसके पहले भी देखते हैं तो 1861 में भी भारतीयों ने अपनी समुचित प्रतिनिधित्व मांग शुरू कर दी थी। शिक्षित अभिजात वर्ग ने भारतीय जनता के सभी वर्गों के साथ मिलकर एक संगठन बनाकर अपनी मांगें निरंतर जारी रखी। 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत उसी समय से हुई थी। और आप जानते हैं कि वायसराय के विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के तहत सीधे 12 ऐसे सदस्य भी उसमें चयनित किए जाने लगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रखा गया था। और आज जिस कैबिनेट सिस्टम को हम देखते हैं तो इसी तरह की उस समय पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इस पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। हालांकि वे एलिट क्लास के रूप में प्रतिनिधित्व की मांग वहां पर कर रहे थे और कामगार और खेतिहर मजदूर का मुद्दे को ज़्यादा नहीं ला सके, ऐसा इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये सब स्थानीय मुद्दे हैं। हालांकि व्यक्तिगत दृष्टि से राष्ट्रवादी सभी लोगों के लोक कल्याण कार्यों के लिए संघर्षरत रहे। एकदम संविधानवादी नीति अपनाते हुए कांग्रेस के उस समय के नरम दल धरे नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के संविधानवादी विशेषज्ञों के साथ एक तरह से काम किया। औपनिवेशिक शासन से सीधे टक्कर नहीं ले ली, वे अनुचित दबाव नहीं डालते थे, वे आंदोलन की रणनीति नहीं अपनाते थे। इसके बदले उस समय अनुनय की रणनीति वे लोग अपनाए, याचिका अनुनय आग्रह करते थे और सरकार से निवेदन करते थे। उस समय इनकी मांग थी कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की भी पहुंच हो और यह संभ्रांतवादी मांग थी। इसलिए मांग थी कि इसमें सारे लोग नहीं जा सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, विशेष संभ्रांत वर्ग के थे, वही इसमें जा सकते थे। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में अंग्रेजों ने इसे मान भी लिया था, ब्रिटिश सरकार ने, और भारतीय लोगों के ICS में नियुक्ति भी की जाने लगी थी। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं, अगर श्रमिक वर्ग की बात करें, संगठन की बात करें, तो वे कहीं न कहीं उनके मुद्दे ये लोग से छूट गया था, गौन हो गया था थोड़ी देर के लिए, और संगठन बगान हो या औद्योगिक श्रमिक वर्ग की दशा हो, इस संबंधों को लेकर उस तरह तेजी से आक्रामक नहीं हो पाए। और इसका कारण यही था कि उन्हें लगता था कि ये मुद्दे स्थानीय है। और 1893 में हम देखते हैं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जो भूधारक थे उसे बचाने के लिए भूमि हेतु अस्थायी बंदोबस्त संबंधी एक प्रचलितकरण की मांग की थी। 1895 में हम देखते हैं कि इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने की और ये एक एनी बेसेंट का वहाँ पर अगर हम देखें होम रूल के रूप में इन्होंने कहा कि संविधान एक संभावना उसी समय दिखी और एक प्रारूप इन्होंने लाया कि इस तरह की बातें हम भारतीयों की, हर भारतीयों को भी मिलनी चाहिए, जैसे कि हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और उसे स्वामित्व का अधिकार मिले, कानून के समक्ष और सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए समानता हो। दावा
की बात हो, याचिका की बात हो, शिकायत करने की बात हो, ये सब का अधिकार मिले, निजी संपत्ति का अधिकार मिले, तो इन सब बातों की बातें हुई थी वहाँ पर। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह अनुनय विनय इससे शुरुआत की, वहीं धीरे धीरे नरम दल के साथ गरम दल वाले लाल बाल पाल के नाम से भी आप देखते हैं कि क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता आए, और जैसे कि तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसे भी नारे लगाने जाने लगे। और आप देखते हैं कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की नीति लाई, तो सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह गुस्से की लहर आ गई थी। अंग्रेजों को बंग भंग की नीति वापस लेनी पड़ी। हालांकि 1911 में फिर 1912 में बंग भंग हो गया, बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया था 1912। 1909 में भी मार्लियामेंटो एक्ट लाया जाता है। वहाँ पर भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की काउंसिल में लाने की फैसला किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की बात आती है। वहाँ पर भी दोनों धरा पर अपने कांग्रेस में ही गरम दल नरम दल के बीच फिर विरोधाभास होती है। हालांकि अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को उस समय लड़ना पड़ गया था। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके पहले आप देखते हैं वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वहाँ पर उनमें भारत सरकार अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कांग्रेस ने मांग किया कि नए भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों के अधिकारों की घोषणा हो, और जिसमें कई अन्य बातों के साथ साथ यह हो कानून के समक्ष समानता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, जीवन और स्वामित्व के संबंध में संरक्षण मिले, भाषण वो प्रेस की स्वतंत्रता हो। इन सब अधिकारों की मांग 1918 में कांग्रेस द्वारा की जाने लगी थी। 1919 का गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट एक तरह से विदेशी प्रभुत्व की बात तो रही, लेकिन एक तरह से छोटे संसदीय शासन की शुरुआत हुई। एक 2 सदन वाली केंद्रीय विधायिका का गठन हुआ, जिसमें जो नामजद सदस्य होते थे उनके साथ साथ सामान्य और विशेष मतदाता मंडल के जरिए चुने हुए प्रतिनिधि भी की भी संख्या होने लगी। प्रांतीय स्तर पर स्वशासन का दायरा बढ़ाया गया। हम देखते हैं कि इसी अधिनियम, हालांकि यह समझ लें कि यह 1921 में पूर्णतः लागू हुआ था, और 1919 के अधिनियम में ही सिख को और ईसाई को आरक्षण दिया गया था। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि इसी अधिनियम में पहली बार महिलाओं को भी निर्वाचन में प्रावधान किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का एक तरह से हम कहें तो विस्तार किया गया था। और इसी में पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे। 8 में से 3 सदस्य भारतीय होते थे, और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन क्या होता है कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कानून बनाते थे, और हस्तांतरित विषय पर मंत्रिमंडल की सलाह से कानून बनाए जाते थे। और पहली बार उत्तरदायी सरकार का कहें तो एक तरह से गठन किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था की गठन की गई थी, जिसमें उच्च सदन के रूप में राज्य परिषद और निम्न सदन के रूप में केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन के रूप में जो राज्य परिषद थी उसकी संख्या 60 थी, उसमें 33 निर्वाचित होते थे, 27 मनोनीत सदस्य होते थे। वहीं निम्न सदन के रूप में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य 145 का प्रावधान था, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। हम देखते हैं कि किस तरह 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून बना है, और जब उनका भारतीयों ने विरोध किया तो 13 अप्रैल 1919 का वह जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों निर्दोष भारतवासियों पर बर्बरतापूर्वक जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। देश में विद्रोह तनाव का स्थिति चरम पर पहुंच गई थी। जितना अंग्रेज द्वारा दमन किया जा रहा था, देश में तनाव भी उतना ही बढ़ रहा था। यह तनाव कांग्रेस पार्टी में भी दिख रहा था। यही समय नरमपंथी और गरमपंथी के कारण यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी तनाव हो रहा था। इसी सब क्रम में हम यह देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह कर
गांधी जी भी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। भारतीय समाज, भारतीय राजनीति में जो संघर्ष चल रहा था, यहाँ पर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू की और गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हुकूमत इतनी ताकतवर है, इतनी निरंकुशतापूर्वक व्यवहार करती है कि इन्हें ताकत पर नहीं झुकाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन को भी आवश्यक माना। इसके लिए वे नैतिक दबाव को अपना हथियार बनाया, अपनी उसी सत्याग्रह पर चलना शुरू किया और हम देखते हैं कि फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से उसे झुकाने का प्रयास किया। यह अलग बात रही कि चौरा चौरी के हिंसा ने उन्हें अपने आंदोलन को वापस करने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि हम सत्य के बल पर ही आपसे लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे भी। इस असाधारण ऊर्जा के धनी व्यक्ति ने नैतिकता के नाम पर जनता से त्याग करने की भावना को अमल में लाने की बात कही। अब बाद में भी देखते हैं गांधी जी ने कई प्रकार के अनुशासनबद्ध तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन को आगे भी जारी रखा। यहाँ पर 1925 का जिक्र करते हैं जब मोहनदास करमचंद गांधी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। वहाँ पर जो एक उप समिति बनाई गई, वहाँ एक भारतीय राष्ट्रकुल विधेयक तैयार किया गया। राष्ट्रकुल विधेयक में प्रावधान यह किया गया था कि गांव से लेकर पूरे देश तक एक स्वशासन की भावना हो। जैसे ग्राम स्तर से ऊपर तक स्वशासन इस तरह की कि गांव हो, उसके ऊपर तालुका हो, उसके ऊपर जिला हो, उसके ऊपर प्रांत हो, उसके ऊपर भारत देश हो हमारा। तो इस तरह क्रमबद्ध रूप से सबों का विकास हो और उन्होंने सबों के लिए स्वतंत्रता के का अधिकार की बात कही, आवास की बात कही और संपत्ति की सुरक्षा, विवेकता, धर्म में विश्वास अपनाए बनाए रखने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निशस्त्र होकर संघ बनाने की, समिति बनाने की स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की, सड़क, सार्वजनिक स्थल, न्यायालय इत्यादि का प्रयोग किए जाने की बात कही। इस तरह की मांगे जारी रखी और कानून के समक्ष सभी लोग समान माना जाए, भेदभाव नहीं किया जाए। इस तरह की मांगे भी निरंतर जारी रही। अपनी इन मांगों को भारतीय नेताओं ने आगे भी जारी रखी। हम देखते हैं कि 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उन्होंने भी वहां अपनी मांग को समाविष्ट किया। सभी नागरिकों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कार्यातर विधि के अधीन दंड के संबंध में संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार, सत्ता अथवा सम्मान संबंधी पद के मामले में और किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को चलाने के मामले में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष प्रभाव रखने, सार्वजनिक मांग, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्थल पर सभी नागरिकों को समान तरीके से प्रवेश देने, आर्थिक दशाओं को बेहतर बनाने आदि की मांगे स्वतंत्रता पूर्वक और नियमानुसार चलाए जाने की बात होती रही। सामाजिक और राजनीतिक मांग निरंतर जारी रही। हालांकि यह बात भी रही कि इतनी अधिक मांगे थी कि यह विशेष तौर पर यदि विशेषीकृत किया जाए तो यह सब भ्रांतवादी मांगे दिखती है। वहीं जब गांधी जी राजनीति में प्रवेश किए अब और स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लाए, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि गांधी जी ने आम आदमी को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देखा, जोड़कर रखने में कामयाबी हासिल की। आम आदमी की सामाजिक आर्थिक समस्या को ये इन्होंने मुखर रूप से सामने लाया, जनता तक भी अपनी बातें पहुंचाई और जनता की मांगों को भी मुख्य धारा में लाया और एक तरह से कहें तो यह परंपरा और आधुनिकता का को सम्मिश्रण करने में गांधी जी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की।